जय हिंद छात्रों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th यूपी बोर्ड का साइंस में सेकंड चैप्टर। इसका हम पढ़ेंगे आज पार्ट 4। देखिए, हमने पिछले आपके पार्ट में कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक समझाए थे, जैसे कि व्यंजक चूर्ण, कास्टिक सोडा और साधारण नमक। ये सब आपको हमने पिछली वीडियो में बता रखा है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप उस पर जाके देख सकते हैं, सीधा आप वीडियो पर ही पहुँचेंगे। तो आइए समझते हैं। आज हम इस वीडियो में समझेंगे इसमें समझेंगे हम धावन सोडा के बारे में और प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में, ठीक है, जिसको हम पीओपी बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए, हमारा जो यूपी बोर्ड है उसमें जितना पूछा जाता है हमने उसी हिसाब से यहाँ पे लिखा है, इस हिसाब से आपको हम समझाएंगे। ठीक है, तो आइए समझते हैं कि धावन सोडा होता क्या है। देखिए, धावन सोडा को बेसिकली वॉशिंग पाउडर भी बोलते हैं, जो कपड़े धोने के हम लोग यूज़ करते हैं। अब देखिए, यहाँ पे इसका रासायनिक नाम क्या होता है कि सोडियम कार्बोनेट। वैसे नॉर्मल में हम इसको बोल देते हैं सोडियम कार्बोनेट, मतलब क्या है Na2CO3। लेकिन इसका जो पूरा नाम होता है और पूरा अणुसूत्र होता है वो किस प्रकार होता है कि सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। अब ये क्या है, अभी हम आपको सब समझा रहे हैं। देखिए, साधारण नाम इसका क्या है, धावन सोडा, जो कि हमने ऊपर भी लिखा था। अब यहाँ पे देखिए, अणुसूत्र इसका क्या होता है Na2CO3। Na2 का मतलब हो गया यहाँ पे सोडियम, और CO3 का मतलब है कार्बोनेट, और इंटू 10H2O, इंटू 10H2O। अब यहाँ पे देखिए, ये डेकाहाइड्रेट का मतलब क्या है। डेकाहाइड्रेट का मतलब है, डेका का मतलब है यहाँ पे 10, और हाइड्रेट का मतलब है पानी। मतलब पानी के कितने अणु हैं या जल के कितने अणु हैं, 10। इसलिए हम इसको पढ़ते हैं 10H2 और इसको पढ़ते हैं डेकाहाइड्रेट। देखिए, हम आपको थोड़ा सा बता दें कि गणित में 1 2 3 अलग चलती है, मतलब जो गिनती होती है 1 2 3, लेकिन साइंस में अर्थात केमिस्ट्री में ही अलग चलती। जैसे मोनो, डाई, ट्राई। फर्स्ट को बोलते मोनो, 2 को डाई, 3 को ट्राई, ऐसी 10 को बोलते डेका। समझ रहे हैं, 10 को क्या बोलते डेका। और हाइड्रेट का मतलब क्या है, यहाँ पे हाइड्रेट का मतलब है जल से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे निर्माण की विधियाँ। देखिए, ये जो है 3 चरणों से बनाया मिलकर बनता है। कौन कौन से, देखिए हमने यहाँ पे आपके चरण लिख दिए, लेकिन आपको हिंदी में केवल समझा देंगे, आप अपने नोटबुक में नोट करते चलिएगा। ठीक है, तो देखिए NaCl, ये क्या है, नमक हो गया, या सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड और अमोनिया, सोडियम क्लोराइड और अमोनिया, ये हमें लेना किस प्रकार से है। आप क्या लिखेंगे कि हम सोडियम क्लोराइड के ठंडे, क्या हमें कैसा लेना है, सोडियम क्लोराइड का जो विलयन लेना है वो कैसा होना चाहिए, ठंडा। सोडियम क्लोराइड के ठंडे एवं अमोनिया, अमोनिया का सूत्र क्या होता है NH3, अमोनिया के सांद्र विलयन में, अमोनिया का सांद्र विलयन, और क्या लेना है, पानी और CO2। ये क्या लेना है यहाँ पे, CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड। जब हम इन सबकी आपस में क्रिया कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है, NaHCO3 और NH4Cl। NaHCO3 का मतलब क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट, हमने आपको पिछली वीडियो में बता रखा है, या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब ये आपका पहला चरण समाप्त हो गया। आप इसमें क्या लिखेंगे, अभी हमने आपको क्या बताया कि सोडियम क्लोराइड के ठंडे एवं अमोनिया के सांद्र विलयन में जल एवं CO2 की आपस में, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड की आपस में क्रिया कराने पर हमें क्या प्राप्त होता है, NaHCO3 अर्थात सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। अब क्या करेंगे, हम इसे क्या करेंगे, इससे जल के अणु अलग कर लेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट से। अब क्या करेंगे, यहाँ पे NaHCO3, इसी किसका चिन्ह डेल्टा का बोलते हैं। इसका काम क्या होता है, ऊष्मा देना, क्योंकि अगर हम किसी चीज़ को ऊष्मा देते हैं तो वो सूख जाती है। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, Na2CO3 अर्थात सोडियम कार्बोनेट अलग निकल आया, और जल अलग हो गया, और CO2 अलग हो गई। ठीक है, हमने ये क्या कर लिया, यहाँ पे ऊष्मा दे दी इसको। तो दूसरे पॉइंट में क्या लिखेंगे हम, NaHCO3 अर्थात सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को ऊष्मा देने पर इसके क्या करते हैं, हम जल के अणु अलग कर देते हैं। अब जल और कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाती है, अलग कर देते हैं। अब तीसरे चरण में क्या करेंगे हम, तीसरे चरण में क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट को हम दोबारा या पुनः जल में विलय करते हैं, और इसमें कितने जल के अणु ऐड करते हैं, 10 जल के अणु हम जोड़ते हैं या ऐड करते हैं। तो इसमें सूत्र क्या बन के निकल आता है, Na2CO3 इंटू 10H2O, अर्थात क्या है, धावन सोडा। हम तीसरे वाले का चरण किस प्रकार से लिखेंगे, हम लिखेंगे कि Na2CO3 को दोबारा या फिर पुनः जल में विलय करने पर उसमें जल के 10 अणु जुड़ जाते हैं या जोड़ देते हैं। उसमें क्या हो जाता है, Na2CO3 इंटू 10H2O। ठीक है, अब ये आप नोट कर लीजिएगा, और ये है आपके भौतिक गुण। देखिए, ये सफ़ेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है। ठीक है,
और ये जल में विलय होने के बाद भी यह ऊष्मा देता है। ये आपके भौतिक गुण हो गए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। तो आइए समझते हैं हम धावन सोडा के रासायनिक गुण के बारे में। देखिए इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है ऊष्मा का प्रभाव किस प्रकार से धावन सोडा पर पड़ता है, वो हम आपको इसमें समझाएंगे। तो देखिए इसे अगर हम शुष्क वायु में खुला रख दें, मतलब क्या है, इसे अगर हम शुष्क वायु में खुला रख दें तो इसके जो 10 अणु हैं किसके, जल के, वो क्या होंगे, उनमें से 9 अणु हट जाएंगे, मतलब निकल जाएंगे। कितने बचेंगे, एक अणु बचेगा केवल, इसे कहेंगे हम Na2CO3 इंटू H2O। अभी इसका नाम क्या था, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। डेका का मतलब क्या था यहाँ पे 10, हाइड्रेट का मतलब क्या था, जल, मतलब 10 जल के अणु थे। लेकिन अब इसमें से 9 निकल गए, अब बचे कितने, एक। और हमने आपको बताया है कि साइंस में जो गिनती है वो अलग चलती है। एक को हम लोग बोलते हैं मोनो। क्या बोलते हैं, मोनो। इसको पढ़ेंगे हम सोडियम कार्बोनेट। क्या पढ़ेंगे हम, सोडियम, ठीक है, इसको पढ़ेंगे हम सोडियम कार्बोनेट और मोनोहाइड्रेट, ठीक है। अब आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। क्या करेंगे, पहले वाले पॉइंट में यदि धावन सोडा को शुष्क वायु में खुला रख दें तो इसके 9 जल के अणु हट जाते हैं, अर्थात क्या बचता है, सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट बचता है। अब क्या करेंगे कि यदि हम सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट को और गर्म कर दें, यदि हम सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट को और गर्म कर दें तो कॉमन सी बात है कि इसमें से एक अणु जो जल का बचा है वो भी चला जाएगा, वो भी हवा में बाष्पित हो जाएगा या उड़ जाएगा। क्या होगा, अगर हम सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट को और अधिक गर्म कर दें तो निर्जल सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। क्या होता है, निर्जल सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है, जिसे क्या कहते हैं, सोडा ऐश भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सोडा ऐश भी कहते हैं। अब आप इसको नोट कर लीजिएगा। और यहाँ आपके उपयोग दिए गए हैं कि पहला क्या है, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, कपड़े धोने के अपमार्जक के रूप में, अब कांच और कागज आदि बनाने में और आग बुझाने वाले यंत्रों में, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। तो आइए अब समझते हैं हम POP अर्थात प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में। तो देखिए इसका जो नाम होता है और इसका जो नाम होता है वो होता है POP अर्थात प्लास्टर ऑफ पेरिस। और इसका रासायनिक नाम किस प्रकार से लिखा जाता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्या लिखा जाता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। आप लोग रिपीट करते रहिएगा, जैसे हम बोलते हैं तो आप लोग भी वहाँ पर बैठकर, जो आप अपने रूम में स्टडी कर रहे हैं वहाँ पे बैठकर आप बोलिए, क्योंकि आप बोलते रहेंगे जैसे ये रासायनिक नाम वगैरह होते ये थोड़े अजीब से होते बोलने में, ठीक है। तो अगर आप बोलते रहेंगे, इनको रिपीट करते रहेंगे तो याद करने की और थोड़ी रिवीजन करने में प्रॉब्लम नहीं होती, समझ रहे। तो रिपीट करिएगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक नाम है वो क्या है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्या नाम है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसका साधारण नाम क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस अर्थात POP। इसका अणुसूत्र क्या है, CaSO4 इंटू हाफ H2O। CaSO4 क्या है यहाँ पे, इंटू हाफ H2O, POP। क्या है, POP प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब देखिए निर्माण की विधि में आपको लिखना किस प्रकार से है। यह आपका जिप्सम है, कैल्शियम सल्फेट। ये क्या है आपका, कैल्शियम सल्फेट, और इसमें 2 अणु किसके जुड़े हैं, पानी के अर्थात हाइड्रेट के। तो हम इसको बोलेंगे कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट। क्या बोलेंगे, कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट, समझ रहे हैं। और इसको हम कितने टेम्परेचर पर गर्म कर रहे हैं, 120 टेम्परेचर पे, समझ रहे हैं, कितने पे, 120 डिग्री सेल्सियस पर हम इसको क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, अर्थात इसका निर्जलीकरण कर रहे हैं, समझ रहे हैं। जब हम इसका निर्जलीकरण करते हैं अर्थात पानी के कुछ अणु बाहर निकालते हैं तो क्या होता है, CaSO4 इंटू हाफ H2O, मतलब 1/2 H2O प्लस 3/2 H2O, ये आप निकाल देते हैं। देखिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे जल के यहाँ पे कितने अणु हैं, 1/2 प्लस इस जल में कितने अणु निकाले हमने, 3/2। इसको जब आप हल करिएगा तो कितना आ जाएंगे, 2H2O। देखिए यहाँ पे लिखा कि नहीं लिखा 2H2O, क्योंकि ये वापस अपने टुकड़ों में टूट गए हैं। अब आइए समझते हैं भौतिक गुण। यह सफ़ेद रंग का चूर्ण होता है, ये सफ़ेद रंग का चूने जैसा होता है।
आपने देखा होगा जब प्लास्टर वगैरह चढ़ता है ये उसी का चढ़ता है, पीओपी और जिप्सम का। यहाँ पे देखिए यह सफ़ेद रंग का चूर्ण होता है, यह जल में अविलेय होता है। कैसा होता है? ये जल में घुलता नहीं है। एक बार और देख लीजिए निर्माण की विधि, शायद आपने ना लिख पाई हो। तो कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट के को 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर हमें कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट अर्थात पीओपी या प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। ठीक है, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। आइए अब समझते हैं पीओपी अर्थात प्लास्टर ऑफ पेरिस के रासायनिक गुण और उपयोग। देखिए हमने केवल यहाँ पे एक आपका रासायनिक गुण बताया है जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए समझते हैं जल से अभिक्रिया करने पर पीओपी किस में बदल जाता है। देखिए पीओपी अर्थात प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल से क्रिया कराने पर वह जिप्सम में बदल जाता है या जिप्सम प्राप्त होता है। देखिए जिस सेम अभी जो हमने आपको रिएक्शन करवाई है उसमें बनाने की विधि में, ठीक है उसका उल्टा है। देखिए यहाँ पे ये क्या लिखा है CaSO4 × ½ H2O, मतलब ये क्या है पीओपी। जब हम इसमें जल मिलाते हैं तो क्या बनता है? जिप्सम। क्या बनता है? जिप्सम अर्थात कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। क्या बनता है? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, जिसे हम जिप्सम के नाम से जानते हैं। अब देखिए इसके उपयोग क्या होते हैं। देखिए इसके हमने कुछ 2-3 उपयोग लिखे हैं, आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। हड्डियों को जोड़ने के लिए जो हम प्लास्टर यूज़ करते हैं, वाइट कलर का देखा होगा, ऐसे टांग के चलते लोग बाग, जब उनके हाथ पैर टूट जाते तो वाइट कलर का पेस्ट चढ़ा देते डॉक्टर लोग। तो वो क्या करते हैं कि हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर चढ़ाने में किसका उपयोग होता है? पीओपी का। मूर्तियाँ बनाने में, जो मूर्तियाँ बनती हैं भगवान जी की या कोई किसी प्रकार की दृश्य की मूर्तियाँ बनती हैं तो उसमें क्या किसका उपयोग होता है? पीओपी का। और खिलौने आदि बनाने में आप अपने मन से भी एक दो जोड़ सकते हैं, डिजाइन वगैरह करने में भी पीओपी का उपयोग, या पेंट वगैरह साइड में भी, उस साइड में भी, अर्थात सजावट के काम में भी पीओपी का उपयोग होता है। ठीक है, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर इसे नोट कर लीजिएगा। देखिए अब आपके लवण से रिलेटेड जितने भी टॉपिक थे वो सब खत्म हो गए हैं और आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। और आपने जो कॉपी अपनी बनाई है या नहीं बनाई है तो बना लो, वीडियो देख देख के, रोक रोक के और स्क्रीनशॉट ले लेके। ठीक है, फालतू मत बैठिएगा, क्योंकि फालतू बैठने से कुछ नहीं होता। अभी आप देख रहे हैं वीडियो, चलो ठीक है समझ में आ रहा नहीं आ रहा, लेकिन अगर आप एक बार नोट कर लेते हैं तो वो रिवीजन के लिए आपको यूज़फुल होती है। समझ रहे हैं? तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।